8 पर पवेलियन लौट गए। तो आइए इस मुकाबले पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे न्यूज रूम से जुड़ते हैं अपने संवाददाता नारायण से। जी नारायण, जैसा कि हम लोग पहले भी चर्चा करते आ रहे थे और ये देखने वाली बात थी कि भारत को जब टारगेट सेट करना होगा तो किस तरह की बैटिंग लाइनअप निकल करके सामने आएगी, किस तरह से एक माइंड सेटअप जो है वो निकल करके सामने आएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो सिनारियो बनता हुआ दिख रहा है उसको क्या क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, भारत की बात करें तो पहली बार इस विश्व कप में भारत पहले बल्लेबाजी करता है और कर रहा है, और इससे पहले जितने भी मैच भारत ने खेले वो टारगेट को चेज करते हुए खेले, सभी मैच जीते। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, रोहित शर्मा ने भी टॉस के बाद कहा था कि वो भी बल्लेबाजी करना चाहते थे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि आने वाला जो मैचेस हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस होंगे, तो वहाँ पर कहीं पर अगर ऐसी सिचुएशन बनी कि भारत को पहले बैटिंग करना है, नॉकआउट स्टेज में ऐसी सिचुएशन बनी कि भारत को पहले बैटिंग करना है, तो कहीं ना कहीं एक पहले आप देखते हैं उस चीज़ से गुजर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अगले पड़ाव पर उसका एक फ़ायदा मिलता है, आपको मदद मिलती है। वही आज देखने को मिला। जो आशा कर रहे थे कि हम भारतीय टीम आज फिर एक बड़े स्कोर की ओर जाएगी, यहाँ पर वो देखने को नहीं मिला। लेकिन जिस तरह से पारी संभाली, वो भी रोहित शर्मा ने जिस तरह से एक ओर से विकेट गिर रहे थे, एक ओर से अपना वो पारी संभाल रहे थे, वो भी काबिल तारीफ है। शतक से चूक गए वो काफ़ी थोड़ा निराशाजनक होगा। अगर शतक लगता तो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर होता उनके लिए भी, क्योंकि काफ़ी अभी टूर्नामेंट बचा है। इंडिया का ये 6ठा मैच है और उसके बाद ग्रुप स्टेज में 3 मैचेस हैं और आगे देखेंगे तो आगे भी काफ़ी मैचेस बचे हैं। तो उस लिहाज से एक टेस्ट होगा भारतीय टीम के लिए, पहले टारगेट सेट करके किस तरह से अपने अपोनेंट से मैच जीता जाए। बिल्कुल नारायण, लेकिन साथ ही साथ एक ये बात जरूर जहन में आती है कहीं ना कहीं। वैसे इस वक्त हमारे साथ अभिषेक भी जुड़ गए हैं, तो सीधे अभिषेक का रुख कर लेते हैं, जो कि लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मौजूद हैं। अभिषेक, दिन में जब बात की थी तो यही सवाल आपसे भी सबसे पहला किया था कि ये पहला मौका है जब भारत इस वर्ल्ड कप में टारगेट सेट करने जा रहा है। तो आपको लगता है कि ये जो एक टारगेट सेट करने में कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन जो है वो एक लंबा है? क्योंकि लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि जब आपको चेज करना होता है उसमें आप मास्टरी हासिल कर चुके हैं, लेकिन जब आपको टारगेट सेट करना होता है तो वो उसमें कहीं ना कहीं एक कंफ्यूजन आपके माइंड में रहता है कि क्या कुछ टारगेट दिया जाए और उसका नतीजा जो होता है वो उस तरह से कुछ निकल करके सामने आता है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल गौरव, हम पहले भी ये बात कर रहे थे कि कहीं ना कहीं टीम इंडिया हो सकता है कि फंसे नॉकआउट आने से पहले। तो हम कह सकते हैं कि लास्ट वर्ल्ड कप में भी यही हुआ था 2019 में, जब टीम इंडिया एक मैच हारी थी सिर्फ लीग स्टेज में, वो इंग्लैंड से हारी थी। और इंग्लैंड के लिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला भारत के लिए भी है। सेमीफाइनल के लिहाज से पहुंचने के कहते हैं एक जगह पक्की हो जाएगी, लेकिन इंग्लैंड के लिए काफी अहम मुकाबला ये वाला। और अब देखिए कि उन्होंने अपनी टीम में कोई बदलाव नहीं किया इंग्लैंड ने, और स्ट्रैटेजी उनकी साफ थी, शुरुआती विकेट्स उनको निकालने, अटैकिंग क्रिकेट उन्होंने खेली। और हम कह सकते हैं कि खराब शॉट भी खेल के टीम इंडिया, श्रेयस अय्यर का आप देखिए कि पिछले मुकाबले में भी धर्मशाला के में जो मैच हुआ था न्यूजीलैंड के खिलाफ, उसमें वो पुल शॉट खेलते हुए आउट हुए थे। आज भी उन्होंने वो ट्राई किया और काफी वो लेट आए गेंद पर और पुल शॉट खेलते हुए आउट हुए, जब उनके पता था कि टीम मुश्किल स्थिति में है। अब विराट कोहली का भी शॉट देखिए कि उनको पूरी तरह से उन्होंने टेस्ट किया। इंग्लैंड के गेंदबाजों ने 8 डॉट बॉल थी, उसके बाद विराट कोहली स्टेप आउट करके, मुझे लगता है कि वो शॉट लगाने की जरूरत नहीं थी। कह सकते हैं कि टीम इंडिया के बल्लेबाजों के लिए भी टेस्टिंग टाइम्स थे आज के लिए, क्योंकि जैसा आपने कहा कि 5 मैच जो टीम इंडिया जीती वो चेस करते हुए जीती। केएल राहुल ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा था कि हम टॉस अगर हम पहले बैटिंग करना चाहते हैं, और शायद रोहित शर्मा भी अगर टॉस जीतते तो पहले बल्लेबाजी ही करना चाहते, उन्होंने कहा भी ये सब। तो अब अभी सूर्य कुमार यादव पर बहुत बड़ा दायित्व, हम अगर वो अंत तक खेल जाते हैं तो 250 के करीब स्कोर हम उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि यहां पर अभी तक इंग्लैंड का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। देखना है कि क्या होगा, टीम इंडिया कितना बड़ा स्कोर खड़ा करती है, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि ये पार स्कोर है या नहीं है। लेकिन जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे कि पार स्कोर ज्यादा 280, 290, 300 के करीब, लगता नहीं कि टीम इंडिया वहां तक पहुंच पाएगी। मैच लगता है कि अब बराबर का हो गया एक तरह से, इंग्लैंड का पलड़ा थोड़ा सा भारी है, लेकिन वही शुरुआती विकेट्स भारतीय टीम को लेने होंगे जैसे जसप्रीत बुमराह करते आए हैं। बिल्कुल अभिषेक, आपको यहाँ पे अपडेट भी करा दें कि सूर्य कुमार गेंदबाज हैं जिनका 4 से कम इकॉनमी है, तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा जसप्रीत बुमराह पर
जी जी अभिषेक, बिल्कुल आपको यहाँ पे अपडेट भी करा दे कि सूर्य कुमार यादव जो है उनका विकेट गिर चुका है, 49 रन बनाकर वो पवेलियन वापस लौट चुके हैं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से ये स्थितियां सामने आई हैं, लेकिन आप वहां पर क्योंकि मौजूद हैं तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि लखनऊ की पिच हम भी जानते हैं कि उसका रेड सॉइल है, थोड़ी धीमी पिच है, स्पिनर्स फ्रेंडली भी है, लेकिन आज जिस तरह से टीम का डिसबैलेंस दिखा है भारतीय टीम का, क्या मानते हैं क्या एक वजह रही है इसकी? एक बड़ी वजह आपकी नजर में क्या दिख रही है? देखिए, सबसे पहले हार्दिक पांड्या का इंजर्ड होना। आप देखिए, हार्दिक पांड्या 2 की जगह बनाते हैं। जैसे आप देखिए कि गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में ही वो सक्षम है, टीम के उप कप्तान भी हैं। उसके बाद अगर जब हार्दिक पांड्या बाहर हुए तो एक तो टीम इंडिया को बैटिंग को स्ट्रेंथन करना पड़ा, सूर्य कुमार यादव को लिया। जब सूर्य कुमार यादव को लिया तो बैटिंग स्ट्रेंथ करके आपने गेंदबाज कम कर दिया। अब शार्दुल ठाकुर इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं तो उनको आप 11 में जगह नहीं दे पाए। अब रोहित शर्मा चाह रहे थे कि रवि अश्विन इस टीम का हिस्सा हो लखनऊ में। जैसे हम सबको मालूम है, आईपीएल को आधार बनाया जाए और पहले के 3 मुकाबले हम देखें तो ये स्पिनर्स को मदद करती है, तेज गेंदबाजों के लिए भी है लेकिन स्पिनर्स को मदद करती है। बात के ओवर थोड़ा ड्राई विकेट है, रेड सॉइल है जैसा आपने कहा। तो लेकिन अब आर अश्विन को अगर 11 में शामिल वो कर लेते तो टीम का बैलेंस बिगड़ता है। अगर 11 में वो शामिल होते या तो फिर टीम इंडिया भरोसा करती कि जडेजा नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी, लेकिन अगर जैसे आज वाली हालत होती, अगर सूर्य कुमार यादव टीम का हिस्सा नहीं होते तो शायद जो अभी स्थिति है उससे भी बदतर स्थिति होती। तो टीम का बैलेंस खराब होता। हॉर्सेस फॉर कोर्सेज रोहित शर्मा ने कहा था। या तो फिर टीम इंडिया एक तेज गेंदबाज कम करके मोहम्मद शमी या मोहम्मद सिराज में से एक कम करके 3 स्पिनर्स के साथ जाती, लेकिन रोहित शर्मा वो रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे। तो हार्दिक पांड्या का जाना पिछले मैच में तो हमें नहीं खरा उसके, लेकिन अभी हम कह सकते हैं कि उनकी कमी जरूर नजर आई और टीम का जो बैलेंस है वो थोड़ा सा गड़बड़ा गया। लेकिन आप कहते हैं ना कि इसीलिए बेंच स्ट्रेंथ होती है, इसलिए आप जो खिलाड़ी होते हैं ना, जो बेंच में बैठे होते हैं, उनको हर मैच के लिए रेडी होना चाहिए। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि पहले बल्लेबाजी करी, ये वाली सिचुएशन पहले आई नहीं थी, लेकिन हम एक तरह से पॉजिटिव सोचे तो अच्छी बात है ये सिचुएशन नॉकआउट से पहले आ गई। टीम इंडिया अगर ये मैच हार भी जाती है तो अगला मैच आप देखिए श्रीलंका से है, फिर साउथ अफ्रीका से, नेदरलैंड से है, तो 2 हमारे कंपैरेटिवली आसान मैच हैं। तो टेस्टिंग टाइम जो आना था वो इस मैच में आ गया। अगर ये हम मैच हार भी जाते हैं तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा अगर टूर्नामेंट के लिहाज से अगर हम देखना चाहें तो। जी बिल्कुल अभिषेक, और हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता नारायण भी जुड़े हुए हैं। तो नारायण, जैसा कि खुद अभिषेक ने भी बोला कि हार्दिक पांड्या की एक जो कमी है वो कहीं ना कहीं अब टीम को जो है डिस्टर्ब करने लगी है। ऐसे में आपसे जरूर जानना चाहेंगे कि जो आगे के मैचेस हैं जिसमें हमें श्रीलंका के खिलाफ खेलना है, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलना है, फिर नीदरलैंड्स के अगेंस्ट खेलना है, आप एक कंफर्टेबल जोन में जरूर हैं, लेकिन आगे चल करके क्या आप देखते हैं, क्या बदलाव आपके हिसाब से लगता है कि प्लेइंग 11 में टीम इंडिया जो है वो आगे के मुकाबलों में क्या कुछ चेंजेस के साथ सामने हो सकती है? गौरव, अगर बात करें तो ये इस भारतीय टीम की, इसमें हर खिलाड़ी को पता है कि उसका रोल क्या है, उसको टीम में किस लिए लिया गया है। एक कम्युनिकेशन का जो गैप होता था वो बिल्कुल नहीं है। वो पहले से बता दिया गया है कि आपकी जगह तब बनेगी जब ये खिलाड़ी इंजर्ड होगा। मोहम्मद शमी तब आए जब कि हमारे एक अन्य खिलाड़ी थे वो इंजर्ड हो गए। अब उनको पता है कि सूर्य कुमार का क्या रोल है, वो कब आएंगे। ओपनिंग में ईशान किशन को पता है कि अगर जब तक ओपनिंग में कोई इंजर्ड नहीं होगा तो उनकी जगह बनती नहीं। तो एक कम्युनिकेशन का एक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। वो इस टीम के साथ एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसलिए जो हमने अपनी टीम का सफ़र देखा अभी तक, वो 5 मैचों में अनबीटन रही है, वो देखने को मिला। और इसी कारण से जिस तरह से एक उनका माइंड सेट है कि एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे रादर देन कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जाएंगे। जैसा कि आज का विकेट था, ये स्पिनर्स को फेवर करता है और चाहते तो वो आर अश्विन को टीम में ले सकते थे, लेकिन एक जो विनिंग कॉम्बिनेशन है उसको वो छेड़ना नहीं चाहते। यहाँ पर अगर कुछ छेड़खानी करते तो हो सकता था कि अगर वो अश्विन को लाते फिर सूर्य कुमार यादव को ड्रॉप करना पड़ता, तो कुछ ऐसी सिचुएशन वो देखना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी भी जिस तरह से भारत की एक शानदार गेंदबाजी की है हमारे खिलाड़ियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में, वो शानदार है। वो देखना अभी बाकी है। अगर बात करें तो लॉ ऑफ एवरेजेस की, लगातार कोई भी अगर देखें लीग फेज में 9 मैचेस भारत को खेलने हैं और लगातार 9 मैचेस जीना किसी भी टीम के लिए बहुत ही मुश्किल काम है। हम ये आशा करें कि भारतीय टीम हर मैच ही जीते, तो वो पॉसिबल नहीं है।
तो कहीं ना कहीं एक ऑफ डे होता है हर किसी खिलाड़ी का, हर किसी टीम का, तो वो हमको आज देखने को मिल गया, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपना ऑफ डे देख लिया, साउथ अफ्रीका ने देख लिया, न्यूजीलैंड ने देख लिया, हर टीम ने देख लिया। तो ये राइट स्टेज पे, राइट पॉइंट पे अगर ये ऑफ डे आता है तो ये टीम के लिहाज से भी बेहतर होता है, क्योंकि MS धोनी ने भी कहा था कि जब 2011 में वो वर्ल्ड कप जीते थे, एक साउथ अफ्रीका के साथ वो मैच हारे थे और इंग्लैंड के साथ टाई हुआ था। तो ये चीजें अगर टूर्नामेंट के जो ग्रुप स्टेज में है वहां पर हो तो टीम के लिए फायदेमंद भी हो सकता है, क्योंकि उनको एक मिल जाता है अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने का, जो अपनी खामियां हैं उसको चेक करने का, क्योंकि नॉकआउट में ऐसा कोई चांस मिलने वाला नहीं है। वहां पर अगर मैच हार गए तो टूर्नामेंट से बाहर, वर्ल्ड कप से आप बाहर हो गए, जो आपका सपना था एक वर्ल्ड कप जीतने का बहुत लंबे समय के बाद, वो टूट सकता है। यहाँ पर आज आपको अगर कोई गलती भी करते हैं तो उसको रेक्टिफाई करने का मौका रहेगा और आने वाले मैचेस में आप उसको सुधार कर सकते हैं और अपना कैंपेन फिर से ट्रैक पे ला सकते हैं। बिल्कुल ट्रैक पर वापस ला सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ यहाँ नारायण आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि हमने खुद देखा कि रोहित शर्मा अगर पहले मैच को छोड़ दिया जाए उसके बाद से वो ज़रूर अपने आप को उन्होंने संभाला और शानदार बल्लेबाजी की। विराट कोहली शानदार फॉर्म में रहे हैं आज के मुकाबले को अगर छोड़ दिया जाए तो, लेकिन श्रेयस अय्यर के बारे में जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी रही है उसको लेकर के किस तरह का माइंड ऑफ सेट बनता हुआ दिखता है, अब क्या कहेंगे इसके बारे में आप? अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो गौरव, जिस तरह का उन्होंने मतलब पिछले 2-3 सालों में नंबर 4 पे जो प्रदर्शन किया है वो काबिले तारीफ है, और जो एवरेज उन्होंने नंबर 4 पे दिया है वो विश्व में एकदम सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जिस तरह जब बड़े टूर्नामेंट में आते हो, जिस तरह से वो खेल रहे हैं, यहाँ पर एक मैच में उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की, लेकिन वो आपको नंबर 4 एक कंसिस्टेंसी चाहिए उसके लिए, जो भारत के लिए एक सरदर्द बना हुआ कि नंबर 4 को कौन रिप्लेस किया। कुछ हद तक उन्होंने उस पर एक लगाम लगाई थी, और जो पिछले मैचेस थे, जो पिछले सीरीज थी, टूर्नामेंट थे, वहाँ पर उन्होंने अच्छा काम भी किया था, बीच में इंजर्ड भी हुए थे, उसको वो वापस आए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ पर उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। जो जिस तरह के वो पुल शॉट खेलने का ट्राई कर रहे हैं, उस पर कितनी बार ट्रैप हो रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सुधार करना होगा और कहीं ना कहीं देखना होगा कि ये बड़ा टूर्नामेंट है, उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और जो गिफ्ट कर रहे हैं अपने विकेट को, उस पर जरा उनको सोचना पड़ेगा कि ये विश्व कप का मुकाबला है, यहाँ पर नंबर 4 की कितनी जिम्मेदारी है। अगर उस तरह से थोड़ा अगर वो पुल शॉट पे थोड़ा वर्क करे, उसको थोड़ा अवॉइड करे, तो वो अच्छा खेलते हैं पुल शॉट। लेकिन इस बड़े टूर्नामेंट में अगर क्रूशियल मैच में जहां पर भारत के कुछ विकेट पहले ही गिर चुके हैं, तो वहां पर उनको थोड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। और जिस तरह की अगर श्रेयस अय्यर की बात करें तो पूरा टैलेंट है उनमें, अगर वो थोड़ा सा अपने आप को समय दे, मुझे लगता है कि नंबर 4 पे वो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। बिल्कुल, और एक बार फिर से हम रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता अभिषेक महाजन का, जो कि लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में मौजूद हैं। तो अभिषेक, बल्लेबाजी तो चलिए जैसे तैसे अब जो भी स्कोर होगा वो सामने आ जाएगा, लेकिन अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो गेंदबाजों पर रहने वाली है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि गेंदबाजों ने अब तक अपने काम को बखूबी निभाया है, क्योंकि कोई भी टीम इंडिया के अगेंस्ट में अभी तक 300 रन स्कोर नहीं कर पाई। तो अब ऐसे में यहां से अब कितनी बड़ी एक जिम्मेदारी तब बनती है जब आपको डिफेंड करना है, खास तौर से एक तरह से कहना चाहिए कि जो भी टोटल सामने होगा उसको डिफेंड करना रहेगा। तो अब गेंदबाजों पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनते हुए आप देख रहे हैं? बिल्कुल गौरव, सही कहा आपने कि लेकिन देखना होगा कि कितना बड़ा स्कोर खड़ा करते हैं, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी जसप्रीत बुमराह पर, मोहम्मद सिराज पर और मोहम्मद शमी पर। शुरुआती ओवर्स में 2-3 विकेट निकालना काफी जरूरी हो जाता है। आप देखिए कि एक मैच में भी अगर जॉस बटलर कप्तान की बात करें तो एक मैच में सिर्फ उन्होंने 40 से ऊपर बनाया है न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसके बाद उन्होंने 40 का मतलब हम कह सकते हैं कि 30 से ऊपर भी वो नहीं गए हैं। तो डेविड मलान ड्यू हैं, जॉनी बेयरस्टो ड्यू हैं, जॉस बटलर भी ड्यू हैं, बेन स्टोक्स ड्यू हैं। लेकिन हम देखें अगर जिस तरह से टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी की है, अगर शुरुआत के 2-3 अगर विकेट्स निकल जाते हैं, जसप्रीत बुमराह को पहले स्पेल में अगर 2-3 विकेट 1-2 विकेट मिल जाते हैं और पहले पावर प्ले में अगर टीम इंडिया 2-3 विकेट निकाल लेती है तो मैच किसी भी तरफ रुक कर सकता है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि टीम इंडिया का जो टोटल है, बॉलर्स के पास ज्यादा कुछ करने को है नहीं। लेकिन हाँ, टीम इंडिया की अगर जिस तरह की गेंदबाजी चली है अभी तक पूरे टूर्नामेंट में, वर्ल्ड क्लास गेंदबाज है। लेकिन हाँ, आपको ओवर बाय ओवर हम कह सकते हैं कि खेलना होगा, पैनिक नहीं करना है रोहित शर्मा को। अभी तक उन्होंने जो कप्तानी करी है, बढ़िया कप्तानी करी है, लेकिन उनको पैनिक नहीं करना है। ऐसे जब कम स्कोर होता है तो हमने देखा है कप्तान क्या करते हैं कि
छोटे छोटे स्पेल करवाते हैं। अगर 5-6 रन भी एक ओवर में चले गए तो वो दूसरा गेंदबाज ले आते हैं। पैनिक नहीं करना है, आपको लंबा स्पेल देना है गेंदबाजों को। जिन गेंदबाजों ने पिछले 5 मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, आपके पूल में आपके पिछले 1-2 साल में जो बढ़िया प्रदर्शन करते हुए आए हैं, उनको आपने टाइम देना है विकेट लेने के लिए। और गुच्छे में टीम इंडिया ने विकेट लिया है। आप देखें, अफगानिस्तान के खिलाफ भी यही हुआ था, पाकिस्तान के खिलाफ भी यही हुआ था, गुच्छे में टीम इंडिया ने विकेट लिए है। अगर आज भी टीम इंडिया ये करने में अगर सक्षम हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी गेंदबाजी है वो सक्षम है किसी भी टोटल को डिफेंड करने में। तो एक बहुत बड़ी चुनौती है गेंदबाजों के लिए। हमेशा ऐसा होता है कि टीम इंडिया के जो गेंदबाजों ने पहले गेंदबाजी करी है, लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा टाइम है। जैसे नारायण ने भी ये जिक्र किया कि ये पहली बार ऐसा मौका आया जब टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करी है। तो ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बहुत हमें चीजें चेंज करने, हम कैसे ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है, हमें चेक करना होगा एक कहाँ रेक्टिफाई करना है, क्योंकि नॉकआउट में आपको मौका नहीं मिलता है। लीग स्टेज में आपको फिर भी मौका मिल गया है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपके जो 3 मैच है उसमें से 2 मैच आपके कंपैरेटिवली आसान है। तो सेमीफाइनल की डगर मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ एक आपको एक रिमाइंडर मिल गया है, चेक एक मिल गया है कि हाँ आपको कहाँ सुधार करने की जरूरत है। बिल्कुल, कहाँ आपको चेक करने की ज़रूरत है ये रिमाइंडर ज़रूर मिल गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं कुलदीप और रवींद्र जडेजा के लिए एक अच्छी कहीं ना कहीं वो देख रहे होंगे, क्योंकि जिस तरह का आदिल रशीद का स्पेल रहा है 10 ओवर में 35 रन 2 विकेट, तो इसको देख करके कहीं ना कहीं अब कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा के चेहरे खिले होंगे, क्योंकि जब वो उतरेंगे, भारतीय टीम उतरेगी गेंदबाजी करने, तो कहीं ना कहीं जाहिर तौर पर ये एक अच्छी एक तस्वीर निकल करके सामने बनती हुई दिख रही है। अभिषेक, चलिए नारायण से जुड़ लेते हैं। नारायण, जिस तरह का एक पूरा स्पेल रहा है आदिल रशीद का, तो आप क्या कहते हैं, क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं कि आदिल रशीद ने जिस तरह से 10 ओवर में 35 रन देकर के 2 विकेट निकाले हैं, उसको देख करके कहीं ना कहीं जो तस्वीर कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा के लिए है, वो कहीं ना कहीं एक अच्छी तस्वीर पेश कर रहा है। जी बिल्कुल गौरव, अगर देखें तो स्पिन डिपार्टमेंट इस वर्ल्ड कप में भारत का सबसे पॉजिटिव पॉइंट रहा है। अगर मैच भारत ने भले ही मैच चेज किए, अगर शुरुआत में देखें तो एक पाकिस्तान के साथ भी जो मैच हुआ था उसमें लग रहा था कि पाकिस्तान कहीं 300 का स्कोर हासिल कर लेगा, लेकिन जो मिडिल ओवर्स में जो मैच को कंट्रोल किया वो हमारे स्पिनर्स ने किया है। 10 से लेकर 40 ओवर तक जो उन्होंने एक पूरे टूर्नामेंट में विरोधियों को एक 300 रन का जो लक्ष्य है वो छूने नहीं दिया, तो उसमें हमारे जो स्पिनर्स है उनका अहम रोल नजर आता है। और देखिए किसी भी टीम को देख लीजिए इस वर्ल्ड कप में, चाहे वो एडम जाम्पा हो, चाहे साउथ अफ्रीका के लिए केशव महाराज हो, और किसी भी टीम के लिए एक फ्रंट लाइन स्पिनर है जो उसके मैच को कंट्रोल कर रहा है मिडिल ओवर्स में, वही यहां पर कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा ने किया है। और वही आज उसकी वो रिपीट यहां पर करने पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जो कंडीशंस हैं वो उनके लिए एकदम राइट हैं और वो उसको पूरा एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से एक ये मैच है लो स्कोरिंग लग रहा है, ऐसा नहीं कि भारत मैच से भी पूरा आउट हो गया, क्योंकि भारत की बॉलिंग भी बहुत अच्छी है। जिस तरह से मोहम्मद शमी ने स्पेल डाला है, बुमराह ने स्पेल डाला है और सिराज ने स्पेल डाला है, एक राइट एरियाज में बॉल डाल के उन्होंने काफी परेशान किया है। तो अभी हमको देखने को मिल सकता है कि वही चीज आज वहां पर वो रिपीट करें। और इंग्लैंड की जो बल्लेबाजी जो पहले ही से रन नहीं बना पा रहे पूरा टूर्नामेंट में, बिल्कुल नारायण, यहाँ पे आपको रोकेंगे और एक बार फिर से अभिषेक जो है वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो अभिषेक, बहुत सही अंदाज में आपने बातों को सामने रखा, लेकिन सही एक बार ये भी बात कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है कि जिस तरह से आदिल रशीद की बात की मैंने कि 10 ओवर में 35 रन देकर के उन्होंने 2 विकेट लिए, तो इस सॉइल को देख करके कहीं ना कहीं कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा के चेहरे खिल गए होंगे, क्योंकि जब भारतीय टीम उतरेगी गेंदबाजी करने तो ये जो आंकड़े होंगे वो इन दोनों गेंदबाजों के दिमाग में होंगे कहीं ना कहीं। बिल्कुल गौरव, सही कहा आपने। और कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा काफी बढ़िया गेंदबाज है, और ना सिर्फ इस टूर्नामेंट में, ना सिर्फ वर्ल्ड कप में, वो काफी समय से अच्छी गेंदबाजी करते हुए आए हैं। जडेजा हमें पता है कि जल्दी गेंदबाजी करते हैं, ड्रिफ्ट उनको मिलता है और ज्यादा टर्न वो नहीं कराते हैं। लेकिन हाँ, कुलदीप यादव हम कह सकते हैं कि रिस्ट स्पिनर है, उनको पिच से मदद मिल जाती है। और टीम इंडिया ने अगर अच्छी गेंदबाजी की है मिडिल ओवर्स में, खासकर अगर आप देखें तो उसमें कुलदीप यादव की भूमिका बहुत अहम रही है। और आज भी मिडिल ओवर्स में हम देखें जब स्कोरिंग, जब बल्लेबाज जो होते हैं वो टिकने की कोशिश करते हैं,
सिंगल डबल लेते हैं, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं पहले पावर प्ले के बाद, तो उसमें विकेट लेना काफी जरूरी हो जाता है और टीम इंडिया ने ये करा है। जैसे नारायण ने भी कहा कि ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया इस मुकाबले से पूरी तरह से बाहर हो गई है। 224 रन है, एक ओवर अभी बाकी है, तो अगर आप 230-235 रन मान के चले, अगर टीम इंडिया के बल्लेबाज बनाएंगे 235-36 का अगर टारगेट मिलता है, शुरुआत में अगर 2-3 विकेट मिल जाते हैं तो वो प्रेशर डालेगा इंग्लैंड पर। और इंग्लैंड के बल्लेबाज आप देखें कि प्रेशर में वो रहे हैं काफी टाइम से, उनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है। भले ही ऑन पेपर लिस्ट में हम कह सकते हैं कि बड़े बल्लेबाज जरूर हैं, लेकिन आप देखिए कि उनके पास जो पूरे टूर्नामेंट में अभी उनके बल्लेबाज चल नहीं पाए हैं, तो इतना आसान नहीं होने वाला इंग्लैंड के लिए। ऐसा नहीं है कि वो आते ही अटैकिंग क्रिकेट शुरू करेंगे, वो भी देख के खेलेंगे, वो भी देखेंगे कि उनके पहले संभल कर खेले, ज्यादा विकेट ना गवाएं वो शुरुआती मोमेंट्स में, और वही उसी मोमेंट को टीम इंडिया को कैप्चर भी करना है, उसी को कैपिटलाइज भी करना है और एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। गौरव, आप देखें कि 5 मैच आप जीत चुके हैं, आपको लोग पहले ही बोल चुके हैं कि आप सबसे बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, सबसे बढ़िया क्रिकेट आप खेल रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। रोहित शर्मा को अटैकिंग क्रिकेट यहां पर खेलनी चाहिए, अटैकिंग फील्ड यहां लगाना चाहिए, स्लिप्स लगाएंगे, वो थर्ड मैन को भी ऊपर रख सकते हैं, तो देखने वाली बात होगी, थोड़ा फाइन रख सकते हैं, तो देखने वाली बात होगी कि टीम इंडिया की स्ट्रैटेजी किस तरह की रहती है। और जिस तरह का क्रिकेट वो पूरे टूर्नामेंट में खेलते हुए आए हैं, प्रेशर डालिए, दबाव डालिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर, और 2-3 विकेट अगर मिल जाते हैं, मैच अगर हम नहीं भी जीतते हैं तो क्लोज तो कर ही सकते हैं ना, तो वो कॉन्फिडेंस काफी जरूरी होगा। और अगर हम ये मैच हार भी जाते हैं ना गौरव, तो काफी फैंस ये बोलने के लिए तत्पर हो जाएंगे, ये बोलने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे कि टीम इंडिया ने फाइट दिया। तो फाइट काफी जरूरी है, जीत हार वो डिपेंड करता है, सबका दिन नहीं होता, सारे बल्लेबाजों गेंदबाजों का मैच जीतना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है फाइट देना। तो हम सब यही चाहेंगे कि जब टीम इंडिया मैदान पर उतरे फील्डिंग के लिए, तो फील्डिंग बेहतर करे, अपना 100% दे, फाइट दे, अटैकिंग फील्ड लगाए, और रोहित की कप्तानी पर काफी कुछ निर्भर करेगा। लेकिन हाँ, शुरुआती 2-3 विकेट काफी जरूरी होंगे और मैच किसी भी तरफ जा सकता है, लेकिन हाँ, हम कह सकते हैं कि जो स्कोर बनना चाहिए था वो स्कोर नहीं बना। जाहिर तौर पर अभिषेक, एक अटैकिंग खेल जो है वो कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया को खेलना होगा और बड़ी जिम्मेदारी जो होगी वो गेंदबाजों पे होगी। बहरहाल आपने लखनऊ से जो इतने बढ़िया आपने जो आइडियाज़ दिए हैं और जो बातें बताई हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और नारायण आपका न्यूज़ रूम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर टीम इंडिया के लिए यहाँ पर जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अब बड़े रूप में सामने आएगी, क्योंकि ये जो एक चुनौती थी इसकी बहुत समय से बात हो रही थी और इसी की एक बात चल रही थी कि किस तरह से टीम इंडिया को जब अपना टारगेट जो है वो डिफेंड करना होगा तो किस तरह से वो माइंड जो अप्लाई होगा, वो आइडियाज़ जो अप्लाई होंगे, उसका आज जो टेस्ट होगा वो अब से कुछ देर बाद सामने आएगा। बहरहाल हमारी इस खास